हेलो, स्वागत है सभी का। लास्ट क्लासेस में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणितीय विधि शुरू कर दी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि दो तरह की विधि होती है, एक होती है प्रतिस्थापन और एक होती है विलोपन। कुछ पहले क्लासों में हमने ग्राफीय विधि भी पढ़ ली थी और अब पढ़ रहे थे हम प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि के लिए हमने कुछ उदाहरण और प्रश्नावली 3.2 शुरू कर दी थी। अब हम आज प्रश्नावली 3.2 के जो हमने एक सवाल कर लिया था और कुछ एक सवाल बाकी थे वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल, जिसमें लिखा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो यहाँ पे दिए गए समीकरण युग्म लिख देंगे हम। सवाल में क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण युग्म तो दिए गए समीकरण युग्म हो जाएंगे हमारे y = 2x + 3y = 11, ये समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 2x - 4y = -24। अच्छा, ये हमारे पास में क्या दे रखे, दोनों समीकरण युग्म दे रखे हैं और अभी दोनों समीकरण युग्मों को हमें हल करना है। और फिर जो x और y के मान होंगे वो y = mx + 3 को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो जो x और y के मान आएंगे उसको हम यहाँ रखेंगे और m का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यही सवाल में करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, समीकरण युग्मों को हल करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे कम गुणांक क्या है, 2, 2, 3 और 4। तो सबसे छोटा गुणांक होगा उसको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण समीकरण 2 से हमारे पास होगा 2x - 4y = -24। अब हम क्या करेंगे, ये 4y इस तरफ ले जाएंगे। तो 4y इस तरफ ले जाने से हमारा क्या हो जाएगा, 2x = 4y - 24, ये प्लस का हो जाएगा इस तरफ। और अब क्या करेंगे, हम इस 2 को भी नीचे ले जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 4y - 24/2 और ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इसी समीकरण नंबर 3 को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 2 × x। तो 2 यहाँ पे 2 का 2 और हम क्या करेंगे, x की जगह पे ये मान रख देंगे 4y - 24/2 और फिर प्लस का 3y = 11। हल कर लेते हैं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, ये 2 से ये 2 कैंसल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4y - 24 प्लस का 3y = 11। तो ये 4y प्लस का 3y और ये 24 उस तरफ चला जाएगा तो 11 + 24 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 7y प्लस का 35 बराबर प्लस का 35। यहाँ से मैं क्या करूंगा, y 7 को उस तरफ रख दूंगा तो 35/7 और ये मेरा हो जाएगा 5। तो y बराबर क्या आ गया मेरे पास में, 5 आ गया। ये मेरा क्या हो गया, पहला हल हो गया इसका। फिर क्या करेंगे, इसी y = 5 को इस समीकरण 3 में रख देंगे। y = 5 समीकरण 3 में रखने पर प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक से मान रखते हैं और दूसरे में रखते हैं, वहां से मान निकाल के वापस पहले में रख देंगे। तो समीकरण 3 में रखने पे हमें क्या मिलेगा, 2 इन तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा, x बराबर आ जाएगा मेरा 4 × y। तो 4 × y, y की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 5, जो 5 का मान था, और -24/2। ये क्या हो जाएगा, 20 - 24/2, यानी 20 में से 24 जाएगा तो -4/2 और ये हो जाएगा -2। तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा, -2 और y बराबर क्या आ जाएगा मेरा 5। कहाँ पे रखने पर, समीकरण y = mx + 3 में
रखने पर, क्योंकि इसको संतुष्ट करते हैं तो क्या रखूंगा मैं, y की जगह रख दूंगा 5 और यहाँ पे m की जगह m, x की जगह पे -2, x की जगह पे -2 और प्लस की जगह पे 3। तो 5 बराबर -2m प्लस का 3, ये इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 - 3 बराबर -2m और यहां से क्या आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा -2m बराबर 2 और यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से मैं करूंगा m बराबर 2 बटे -2 और यहाँ से कट के कितना हो जाएगा m बराबर -1 और जो आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इसे जल्दी से लिख लीजिए ताकि आगे प्रश्न कर सके, तो जल्दी से उतार लीजिए इसे। तो अब आपके सामने है प्रश्न नंबर 3, निम्न समस्याओं में रेखिक युग्म समीकरण बनाइए व उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। तो हमारे सामने इसके 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्नों के हमें सबसे पहले क्या करना है, समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद क्या करना है, इन्हें हल करना है। तो बारी बारी से क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। तो सबसे पहले सवाल है हमारे सामने, दो संख्याओं का अंतर अगर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें क्या करें, ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों संख्याएं मान लेंगे, जो भी चीज हमें ज्ञात करनी है उसे हम x और y मान लेंगे। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। तो माना दोनों संख्याएं x और y हैं। तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, क्योंकि अंतर कितना दे रखा है 26, अतः क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। अच्छा, क्या कह रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। दोनों संख्याओं के मध्य अंतर कितना है, 26 है। तो हम लिख देंगे दोनों संख्याओं के मध्य अंतर 26 है। दोनों संख्याओं के मध्य अंतर 26, इसका मतलब बड़ी संख्या में से अगर मैं छोटी संख्या घटाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाना चाहिए, 26 मिल जाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों के मध्य अंतर अगर 26 का है, इसका मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या से 26 बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26। ये क्या हो गया मेरा पहला समीकरण। फिर पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, तिगुनी है। तो पहली संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। इसका मतलब क्या है, कोई भी जैसे एक संख्या होगी मेरी x, दूसरी y, तो या तो x बराबर 3y होगा या y बराबर 3x होगा। मतलब एक दूसरे का क्या होगा, 3 गुना होगा। पर हमें क्या पता है बड़ी संख्या कौन सी है, x है। इसका मतलब क्या है, y से बड़ी होगी वो। अगर ये लिखता हूं मैं, इसका मतलब क्या है, x से बड़ा है y। जस्ट 3 गुना करूंगा y x का, तब क्या मिलेगा मुझे y। तो यहां से तो पता चलता है कि y बड़ा है, लेकिन y तो बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है, x है। तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 3y आ जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 3y हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अच्छा, यहाँ पे अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, x बराबर 3y वैसे ही अलग हो रखा है। अतः समीकरण 2 से मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अगर यहाँ पे x अकेला अलग ना हो पाता तो हम यहाँ पे x को अलग करके फिर 1 में रखते। अब हमारे पास दो समीकरण युग्म क्या बन गए, अतः समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 26, x बराबर 3y। ये एक था हमारा और ये 2 था। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर जहां भी कोई अकेला दिखे उसका मान उठा के दूसरे वाले में रख देना है और हमें क्या मिल जाएंगे, हल मिल जाएंगे। समीकरण 2 का मान 2 से मान 1 में रखने पर, अच्छा 1 में रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे x की जगह 3y आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा 3y माइनस का y बराबर 26।
3y में से y जाएगा तो 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरा 26/2। क्या हो जाएगा ये 13। तो y बराबर तो क्या आ गया 13, एक संख्या आ गई 13। तो दूसरी संख्या, अतः y बराबर 13, y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर और समीकरण 2 में रखा था हमें क्या मिलेगा, x बराबर मिल जाएगा मुझे 3 इंटू वाई, और y क्या था मेरा 13, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 13 बराबर हो जाएगा 39। तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, अतः दोनों संख्याएं एक तो हो जाएंगी 39 और एक हो जाएगी मेरी 13। देखिए दोनों का अंतर, दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस है 26 का, और दोनों में 13 की 3 गुनी, 13 का 3 गुना करूंगा कितना मिल जाएगा मुझे 39 मिल जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम अगला भाग कर सके, और ये है भाग नंबर 1 का उत्तर। भाग नंबर 1 का है, ऐसे ही भाग नंबर 2, भाग नंबर 3 और भाग नंबर 6 तक हम करेंगे। प्रश्न होगा आपकी स्क्रीन पर, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो दोनों को ज्ञात करें। तो हमें दोनों कोण ज्ञात करने, तो इस बार हम क्या मान लेते हैं, दोनों कोणों की माप मान लेते हैं। तो क्या होगा, जो मानना है उसे हम क्या मान लेंगे, एक्स और वाई। माना बड़ा कोण बराबर कितना हो जाएगा, बड़ा कोण है मेरा x डिग्री, और छोटा कोण क्या हो जाएगा y डिग्री। अच्छा, क्या कह रखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़ा कोण, प्रश्नानुसार क्या, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब क्या होगा, मैं बड़े कोण में से अगर छोटा कोण माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, मुझे वो मिल जाएगा। या फिर मैं ऐसे भी लिखता हूं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा y प्लस 18, क्योंकि छोटा कोण से 18 ज्यादा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, बड़ा कोण मिल जाएगा। तो x बराबर y प्लस 18, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। अच्छा, फिर दूसरा क्या है कि दोनों कोण क्या है, हमें एक कंडीशन तो मिल गई यहाँ से। दूसरा एक और चीज यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है कि दोनों कोण क्या है, समपूरक है, और हम जानते हैं कि अगर दोनों कोण समपूरक हैं तो उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहां लिख देंगे दोनों कोण समपूरक हैं, अतः दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों का योग 180 डिग्री, इसका मतलब x प्लस वाई कितना हो गया मेरा 180। बस दो समीकरण युग्म बन गए, अतः समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, समीकरण युग्म एक तो x बराबर y प्लस 18 और x प्लस वाई बराबर 180। अब हम देखेंगे कौन सा इन दोनों को हल करना है और x और y के मान निकालने हैं। दो कंडीशन से हमें दो समीकरण मिल गए और दो ही तो मान निकालने x और y के। तो हम देखेंगे, देखिए x अलग ही पड़ा हुआ है, तो इस x का मान यहां पे रख देते हैं। अतः क्या होगा, समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर तो क्या होगा, और ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए x अलग ही है, और यहाँ पे भी गुणांक एक है, यहाँ भी गुणांक एक है, हम किसको अलग करेंगे, लेकिन यहाँ इस x को या y को किसी को भी अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ x पहले से ही अलग हुआ पड़ा है, तो इस x को यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम रख देंगे y प्लस 18, तो ये रख दिया हमने y प्लस 18, और बाकी सब सेम, तो प्लस का y बराबर 180,
y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, 2y प्लस 18 बराबर 180 और ये 18 डिग्री उधर, तो 2y बराबर 180 माइनस 18 और 180 माइनस 18 कितना होता है 162। तो y कितना हो जाएगा मेरा, y हो जाएगा 162 बटे 2 और ये हो जाएगा मेरा 81 डिग्री। डिग्री तो y में ही था, तो y बराबर 81 समीकरण 1 में रखने पर, जहां से मान रखेंगे उसी में, एक में रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा y प्लस 18, यहां से y प्लस 18, y कितना निकाला मैंने 81, 81 प्लस 18 और 81 प्लस 18 कितना होता है मेरा 99। अतः बड़ा कोण क्या हो जाएगा मेरा 99 डिग्री। कितना था बड़ा कोण, x डिग्री था, तो x की जगह 99 और छोटा कोण क्या हो गया 81 डिग्री। देखिए दोनों कोणों के मध्य अंतर कितना है 18 डिग्री का और दोनों कोणों का योग करूंगा 180, तो ये बिल्कुल ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक गेंद और बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या मान लेंगे, इनका x और y क्या मान लेंगे, मूल्य मान लेंगे। तो माना एक बल्ले का मूल्य जो भी ज्ञात करना है उसको x और y मान लेंगे और एक गेंद का मूल्य, प्रश्न पढ़ते हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें मानना क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है। जो ज्ञात करना है उसको क्या मान लेंगे x और y। लिख रखा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 7 बल्ले व 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। तो इसका मतलब कुल बिल कितना हुआ 7 बल्ले और 6 गेंदों का 3800 रुपए। तो एक बल्ले की कीमत कितनी है x रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो गई 7x रुपये। ठीक है, एक गेंद की कीमत 6y रुपए, तो 6 गेंदों की कीमत 6y रुपए और दोनों का मिला के टोटल कितना हुआ 3800 रुपए। तो बन गई है पहली समीकरण हमारी, पहली समीकरण हमारी बन चुकी है। फिर दूसरी समीकरण क्या कहती है, दूसरी समीकरण कहती है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में, 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले व 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। इसका मतलब क्या हो गया, 3 बल्लों की कीमत, एक बल्ले की कीमत x रुपए, तो 3 बल्लों की कीमत 3x रुपए। एक गेंद की कीमत y रुपए, तो 5 गेंदों की कीमत 5y रुपए और ये सब मिला के कितने हो गए 1750 रुपए हो गए और ये कितने हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण युग्म क्या हो गया हमारे पास में, ये दोनों समीकरण युग्म हो गए। तो समीकरण युग्म क्या हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर 3800 और 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो ये क्या हो गए हमारे दोनों समीकरण युग्म हो गए। अब हम देखेंगे सबसे छोटा गुणांक किसका है, तो हम देख रहे हैं सबसे छोटा गुणांक है x का जो है कि 3, तो इसको हम क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा मेरा 1750 माइनस 5y और फिर x बराबर हो जाएगा मेरा 3 और ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3। 3 से मान अब हम 1 में रखेंगे, समीकरण 3 से मान
1 में रखने तो क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू एक्स क्या हो जाएगा मेरा, एक्स हो जाएगा मेरा 1750 माइनस 5y बटे 3 और प्लस का 6y बराबर 3800। गुणा कर लेंगे हम, तो 7 इंटू क्या करेंगे हम, 7 इंटू 1750, तो 1750 इंटू 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 350, 3 49 2 2 हासिल और 12,250, तो ये हो जाएगा 12,250 माइनस का 35y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब क्या करेंगे, ये इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। अब यहाँ गुणा करेंगे इसको, तो गुणा करने पे हमें मिलेगा यहाँ पे 12,250, इस पूरे को गुणा कर लेंगे हम, इस 35y को गुणा करेंगे हम इस 1 से, और यहां से ये गुणा होगा बीच में 6y इंटू 3, और ये नीचे कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 3 हो जाएगा, तो इसका नीचे हम लिख लेते हैं 3 बराबर क्या हो जाएगा 3800। अब यहाँ पे हम इसको गुणा करेंगे, इस तरफ ले आएंगे 12,250 माइनस 35y प्लस का 18y और ये 3800 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 114 और 00, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 12,250, ये माइनस का 17y, इन दोनों से हमें मिलेगा माइनस का 17y, और यहाँ पे हो जाएगा 11,400। फिर से यहाँ पे इसको ले आएंगे, ये इस तरफ और ये y एक तरफ, तो y हो जाएगा 17y, और यहाँ पे हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400, तो 17y बराबर हो जाएगा मेरा 850। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 850, और 850 y का भाग हम 850 में यहाँ लगाएंगे 17 का भाग, तो यहां से ये कट जाएगा 50 बार, ये इससे 50 बार कट जाएगा, तो y बराबर मेरे पास आएगा 50। y बराबर 50 आ गया, यही y बराबर 50 में कहा रखूंगा, यहां पे रखूंगा, अतः y बराबर 50 3 में रखने पर, तो 3 में रखते हैं तो क्या मिलता है मुझे y बराबर 50 से, x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू 50 बटे 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1750 250 बटे 3, और ये कितना हो जाएगा 1500 बटे 3, और ये कितना हो जाएगा 500। तो एक बल्ले की कीमत कितनी हो गई 500 रुपए, और गेंद की कीमत 50 रुपए, अतः बल्ले की कीमत, बल्ले का मूल्य 500 रुपए, और गेंद का मूल्य ये हो गया मेरा 50 रुपए, और ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ सकें, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 4, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नगर में अगर टैक्सी चलती है तो उसमें क्या होता है कि फिक्स एक तो भाड़ा लिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का भाड़ा भी क्या होता है उसमें लिया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपए, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपए। और तो हमें क्या ज्ञात करना है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना, और अंत में लिखना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए व्यक्ति को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इसमें एक ही प्रश्न में हमारे कितने प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है।
तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर 10 किलोमीटर वो दूरी चलता है और 105 रुपए देने होते हैं, इसका मतलब क्या है, पहले कुछ किलोमीटर के लिए तो क्या होता है, पहले कुछ किलोमीटर के लिए उसको थोड़ा सा भाड़ा देना पड़ता है फिक्स भाड़ा, उसके बाद बाकी किलोमीटर के लिए उसको कुछ और किस्म का भाड़ा, मतलब एक भाड़ा फिक्स, अगर वो टैक्सी में बैठ गया तो वो नियत भाड़ा उसे देना ही है, भले वो अगर एक भी किलोमीटर न चले फिर भी उतर जाए तो उसे भाड़ा देना ही पड़ेगा। फिर किलोमीटर की तरफ, जैसे आप मीटर में देखेंगे तो मिनिमम भाड़ा होता है मीटर में, मुंबई में 18 रुपए भाड़ा होता है 2018 के टाइम तक, 2018 19-20 में 18 या 23 रुपए भाड़ा हुआ करता था। अगर आप ऑटो में बैठ भी गए और आप वहां से उतर भी जाए बाद में, भले आपने ऑटो चलाया नहीं हो, फिर भी आपको 23 रुपया देना पड़ेगा, या दिन में 18 रुपया देना पड़ेगा। और अगर आप 1 किलोमीटर ज्यादा चलते हैं तब क्या होगा, आपको उसका पैसा अलग देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, नियत भाड़ा और कुल भाड़ा होता है ये। तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले हमें ज्ञात करना है नियत भाड़ा, तो माना नियत भाड़ा जो हमेशा लगेगा, बैठ के भले वो उतर जाए तो ये है x रुपया, और प्रति किलोमीटर दूरी भाड़ा क्या होता है, प्रति किलोमीटर दूरी, प्रति किलोमीटर को हम किमी लिखते हैं, किलोमीटर दूरी का भाड़ा, इसको लिख देता हूं मैं y रुपए। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार हो गया है कि उसे 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए देने पड़ते हैं। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया, प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना हो गया, प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा हो गया मेरा 105 रुपए। तो ये हम लिख देंगे 105 रुपए। अच्छा, तो कैसे होगा, एक तो नियत भाड़ा लगेगा, तो x किलोमीटर, तो x भाड़ा तो लगना ही है अगर वो ऑटो में बैठ गया तो। अब उसने अभी तक चला भी नहीं ऑटो, चलने से पहले उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, x रुपया, और फिर 1 किलोमीटर चलेगा तो y रुपया। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना भाड़ा तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया, 10y। तो 10 किलोमीटर चलने का भाड़ा हो गया 10y, 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 10 किलोमीटर चलने का 10y। लेकिन ये x रुपया अलग लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि वो रिक्शा का भाड़ा है, रिक्शा में बैठने का ही भाड़ा है वो। तो x प्लस 10y कितना हो गया मेरा, 105 रुपए हो गया। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्या दे रखा है, 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा, 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है, 155 रुपए। तो 10 तो क्या हो जाएगा, x रुपया भाड़ा तो देना ही है उसको। अब 1 किलोमीटर का भाड़ा हो गया y रुपए, तो 15 किलोमीटर का कितना हो गया, 15y रुपए। तो 15y कितना हो गया मेरा, 155 रुपए। यही सवालों में दे रखा है हमें कि 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपए और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे अब हम देखते हैं कि हमारे समीकरण युग्म में क्या आ गए, x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 15y बराबर 155 हमारा क्या आ गए, समीकरण युग्म आ गए। तो किसी भी एक से मान उठा के हम दूसरे में रख देते हैं। तो मेरा मन है कि मैं समीकरण 1 से रखूं, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर अकेला है तो x को यहाँ पे गुणांक कम था, तो 105 माइनस 10y, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3, 105 माइनस 10y। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने पे हमें क्या होगा, समीकरण 1 से हमने मान निकाला ही है, तो हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर तो 2 में मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 में मान। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x की जगह रख दिया मैंने 105 माइनस 10y, और अब क्या रखेंगे हम,
प्लस का 15y, x की जगह हमने मान रख दिया पूरा, ये x पूरा का पूरा प्रतिस्थापित करके x की जगह पे रख दिया, और ये क्या हो गया मेरा 155। क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। क्या हो जाएगा, ये y सब एक ही तरफ और ये 105 उस तरफ चला जाएगा। 15y में से 10 का y जाएगा तो 5y, और ये हो जाएगा मेरा 50। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा मेरा 50/5, और ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे y बराबर क्या आ गया मेरा 10 आ गया, y बराबर 10 आ गया। y बराबर 10 अब मैं किस में रखूंगा, समीकरण 3 में। y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर 10 समीकरण 3 में रखूंगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा मेरा 105 माइनस 10 इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 105 माइनस 100 रुपए। तो x बराबर क्या आ गया मेरे पास में, x बराबर हो जाएगा मेरा 5 रुपए। तो क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा हो गया मेरा 5 रुपए, मतलब वो ऑटो में बैठा उसको 5 रुपए देने, अब वो भले उतर जाए तो भी उसको 5 रुपया देना ही पड़ेगा। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया, फिर प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा वो हो गया 10 रुपए। मतलब अगर 1 किलोमीटर दूरी चलनी है तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया और प्लस का 5 रुपया नियत भाड़ा, वो एक ही बार लगेगा 15 रुपए। 2 किलोमीटर चलना हो तो एक तो नियत भाड़ा प्लस 2 किलोमीटर का पैसा 20 रुपया, 25 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 10 रुपए प्रति किलोमीटर। यही क्या हो गया, आपके उत्तर हो जाएंगे। अब इसके अंदर दूसरा भी हमें ज्ञात करना है कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 km का मतलब किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो देखिए 25 किलोमीटर के लिए तो क्या होगा, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा। तो देखिए नियत भाड़ा कितना है, x रुपया, शुरू में ही था x रुपया, और 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा y, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y, और इसमें लिख देंगे x बराबर 5 रुपए और y बराबर 10 रुपए। कितना हो जाएगा ये 5 इंटू, ये रुपये में है सब कुछ, इसे रुपये में लिख देंगे लास्ट में, 5 प्लस 250 रुपए पूरा, और ये हो जाएगा 255 रुपए। तो 250 रुपए और 5 रुपए ऊपर, तो 255 रुपए क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा दूसरा उत्तर हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है हमारे उत्तर है, नियत भाड़ा आया 5 रुपए और हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा आया 10 रुपए। तो इसमें हमने किया क्या, हमें समीकरण में दे रखा था कि कोई भी गाड़ी अगर चलती है तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भी भाड़ा इसमें लिया जाता है। इसमें दिया गया था कि 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है मेरा 105 रुपए है, तो x प्लस 10y मैंने कितना कर दिया 105 कर दिया, और 15 किलोमीटर का भाड़ा मुझे दिया गया था 155 रुपए। तो यहाँ पे क्या हो गया, x भाड़ा तो इसमें रेगुलर ही लगेगा क्योंकि वो क्या है नियत भाड़ा है, और 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लग जाएगा 15y, तो ये दोनों मिला के कितना हो रहा है 155 रुपए। दो समीकरण आ गए, हमने यहाँ से समीकरण से मान निकाला x का और इसको रख दिया हमने समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने के बाद हमने y का मान निकाला जो आया 10, और फिर इसे वापस 3 में रखा तो हमारा मान आया 5। तो नियत भाड़ा आ गया मेरा 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया 10 रुपया। फिर मुझे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा निकालना, तो 25 किलोमीटर भी क्या होगा वही काम होगा, उसमें हमारा नियत भाड़ा तो लगेगा ही, अगर उसको बैठा भी सही और उसके अंदर भी क्या मिलेगा उसको 5 रुपया, या फिर उसका नियत भाड़ा उसको लगेगा ही। और फिर 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस उसने कवर किया 25 किलोमीटर का जो भाड़ा लगेगा वो भी उसको लगेगा। एक तो ऑटो में ही बैठने का किराया, और फिर लगेगा इसको 25 किलोमीटर गाड़ी को चलाने का किराया। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा 25 इंटू वाई, और नियत भाड़ा जो एक ही बार लगता है x रुपया। तो 5 प्लस 250 प्लस 10, 250 इंटू 10, और ये हो गया मेरा 255 रुपए, और यही क्या था हमारा उत्तर था।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा, इसी का 5वां भाग। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या करें, ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, वो भिन्न ज्ञात करनी है, और भिन्न के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अंश और हर। तो हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर मान लेंगे। तो माना अंश बराबर x और हर बराबर y, अतः भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न क्या हो जाएगी मेरी, x/y। और यही तो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करना है। तो अब हमें जो जो प्रश्नानुसार 2 कंडीशन दे रखी है, उन्हीं से हम क्या निकालेंगे, 2 समीकरण निकालेंगे। तो पहली समीकरण के लिखना शुरू करते हैं। तो प्रश्नानुसार अंश व हर में दो जोड़ने पर भिन्न नौ बटे 11 हो जाती है। अंश और हर में 2 जोड़ने पर भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो पहले अंश कितना था, x था, तो उसमें 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा अंश, x+2 हो जाएगा, ठीक है। और हर में 2 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, y+2। तो इसमें ये जोड़ते ही मेरे क्या मिल जाएगा, y+2। और ये भिन्न कितनी हो जाएगी मेरी, 9/11। यही तो प्रश्न में दे रखा है, यही मुझे प्रश्न में दे रखा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 11 इंटू x+2 और ये 9 इंटू y+2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 इंटू एक्स प्लस 22, ये गुणा हो जाएगा, और बराबर 9 इंटू वाई बराबर प्लस 18। 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा मेरा, 18 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9y मैं इस तरफ ले लूंगा, माइनस का 9y बराबर ये इस तरफ चला जाएगा तो 18 माइनस 22, जो कि कितना हो जाएगा मेरा, माइनस का 4। तो भिन्न क्या हो जाएगा ये मेरे पास में, 11x माइनस का 9y बराबर हो जाएगा माइनस का 4। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा दे रखा है, यदि अंश और हर दोनों में मैं क्या जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं तो भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। अंश व हर में तीन जोड़ने पर भिन्न 5/6 हो जाती है। मतलब अंश में अगर मैंने 3 जोड़ा और हर में भी 3 जोड़ दिया तो वो कितना बन जाती है, 5/6 बन जाता है। अंश कितना था, x था, अब उसमें 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। हर कितना था, y था, उसमें भी क्या कर लीजिए, 3 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, y/3। और ये करने के बाद ये किसके बराबर हो जाता है, 5/6 के बराबर हो जाता है। तो ये 5/6 क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, इस तरफ इसको इस तरफ गुणा करेंगे और इसको इस तरफ गुणा करेंगे, और गुणा करते ही क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इस तरफ और 5 इंटू वाई प्लस 3 इस तरफ। 6 का गुणा इससे 6x, 6 इंटू 3 18, 5 का गुणा y से 5y और 5 इंटू 3 15। क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस 18, और ये कितना हो जाएगा मेरा, माइनस का 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से इसको हल करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, समीकरण 1 और 2 से तो हम देखते हैं सबसे छोटा गुणांक किसका है। तो हम देख पा रहे हैं सबसे छोटा गुणांक है y का, तो हम इस y को अलग कर लेंगे। तो समीकरण 2 से जैसे मैं अलग कर दूंगा तो 5y अलग हो जाएगा, और ये 3 इस तरफ चला जाएगा, तो 6x प्लस
3 और यहीं पे y बराबर क्या हो जाएगा मेरा 6x प्लस 3/5 हो जाएगा और यहाँ पे समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और ये समीकरण 3 से मान हम कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। क्यों? क्योंकि हमने y का मान निकाला है समीकरण 2 से, जरूरी नहीं हमेशा x का ही मान निकाला है, जिसका गुणांक छोटा होगा हम उसी को निकालेंगे और सबसे छोटा गुणांक किसका है यहाँ पे 5 का है। आप चाहें तो 6 को भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी y निकाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी x निकाल सकते हैं, पर तरीका ये कि आप सबसे छोटे वाले को निकाले तो आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो यहां से आप आपका क्या हो जाएगा समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर और 1 में रखने पे मुझे क्या मिल जाएगा 11 इंटू एक्स माइनस 9 और y की जगह हम क्या रख देंगे ये पूरा का पूरा मान रख देंगे। तो y की जगह हमने रख दिया 6x प्लस 3/5 बराबर माइनस का 4। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x, ये 9 गुणा होगा माइनस का यहाँ पे 54x और 9 इससे गुणा होगा प्लस का 27 और बटे में 5 बराबर माइनस का 4। और यहाँ पे अगर हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए ये कुछ नहीं है तो a के नीचे और यहाँ पे ये गुणा होगा इससे और ये गुणा होगा इससे, तो क्या हो जाएगा 11x इंटू 5 माइनस 54x प्लस 27 बटे में पूरा 5, ये नीचे का नीचे गुणा होगा यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 11x इंटू 5 हो जाएगा मेरा 55x माइनस का 54x और ये माइनस का 27 बराबर ये 5 इंटू 4 माइनस का 20। 55 में से 54 गया तो x और ये 27 इधर गया तो मेरा प्लस का माइनस का 20, तो ये 7, तो x बराबर कितना आ गया मेरा 7 आ जाएगा। तो x बराबर 7 आ जाएगा और ये यहाँ पे हमारा पहला मान आ चुका है। अब x बराबर 7 में कहा रखूंगा, x बराबर 7 में रखूंगा यहाँ पर x बराबर 7 समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 7 समीकरण 3 में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा y बराबर 6 इंटू 7 प्लस 3/5, ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मैं 6 इंटू 7 42 प्लस 3 बोर्ड मास से हम पहले गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 45/5 और ये हो जाएगा मेरा 9। तो अंश क्या हो गया मेरा, अंश हो गया मेरा x बराबर अंश हो गया मेरा 7, जो x था 7 और हर हो गया मेरा y और वो कितना हो गया 9। अतः दिस इंप्लाइज भिन्न कितनी हो जाएगी मेरी, भिन्न हो जाएगी मेरी 7/9 हो जाएगी और भिन्न मेरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, फिर हमारा क्या हम आगे बढ़ते तो भिन्न हो जाएगी मेरी 7/9 और यही क्या है हमारा उत्तर है। अब आप देख सकते हैं 7/9 में मैं 2 जोड़ूंगा, 7 में 2 जोड़ा तो 9 और 9 में 2 जोड़ा तो 11, ठीक है 3 जोड़ेंगे तो ये 10 और ये 12, 10/12 होता है मेरा 5/6, तो ये क्या हो जाएगा अपना उत्तर हो जाएगा। तो अगला सवाल दिख रहा होगा इसी का भाग नंबर 6, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की जो अभी की आयु है उसमें 5 साल जोड़ूंगा तो उसके पुत्र की जब जो आयु होगी उससे 3 गुनी आयु उसकी उस तब होगी। 5 साल पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 साल पहले हम देखें तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो क्या ज्ञात करना है हमें, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं x और y, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x और पुत्र की आयु हो जाएगी y। अब प्रश्न में दे रखा है कि जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जो कि उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी
3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु अभी कितनी है? x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु ये कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 हो जाएगी। अब क्या दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु होगी उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो प्रश्नानुसार तो जैकब की आयु पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी? 3 गुनी होगी। तो अभी जैकब की आयु कितनी है? x प्लस 5 और पुत्र की आयु कितनी है? y प्लस 5 और उसकी 3 गुनी जैकब की आयु, मतलब उसका तिगुना करेंगे तो क्या मिलेगी मुझे? जैकब की आयु मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समीकरण x प्लस 5 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 और ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? 10 हो जाएगा और ये मेरा समीकरण नंबर 1। फिर 5 वर्ष बाद ये है और 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी? x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, हम अब देखते हैं 5 साल पहले क्या कहानी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी? जैकब की आयु अभी कितनी है? जैकब की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? x माइनस 5 और पुत्र की आयु हो जाएगी मेरे y माइनस 5। तो जैकब की आयु x माइनस 5 और पुत्र की आयु y माइनस 5। तो अब हम क्या करेंगे? इसी प्रश्नानुसार 5 साल पहले जैकब की आयु जो थी वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, जैकब की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो 5 साल पहले जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी है? 5 साल पहले x माइनस 5 और पुत्र की आयु कितनी है? y माइनस 5। अच्छा, 7 गुनी, तो पुत्र की आयु का 7 गुना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? जैकब की आयु मिलेगी। तो 7 इंटू वाई माइनस 5 बराबर x माइनस 5। तो मैं यहां से कर लूंगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35 और यहाँ से क्या आ जाएगा? x बराबर x माइनस 7y बराबर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 30। क्यों? क्योंकि माइनस का 30 यहाँ जाके प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5। तो ये समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण युग्म बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे जो सबसे कम होगा गुणांक उसको हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे भी गुणांक 1 है और यहाँ पे भी गुणांक 1 है। तो किसी भी मैं 1 से इसको खत्म कर दूंगा। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा मेरे पास? x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3y। हम चाहते तो यहीं से भी x बराबर निकाल सकते थे, लेकिन हर प्रश्न में नहीं निकलता है, इसलिए हम पहले समीकरण युग्म ही बना देते हैं। तो x बराबर 10 प्लस 3y। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 से मान दो में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? ये हो गया मेरा x बराबर 10 प्लस 3y और माइनस का यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे? 7y बराबर माइनस का 30। ये 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 20। ये माइनस का 30 और ये इस तरफ आएगा तो ये 10 प्लस 30 बराबर 7y माइनस का 3y और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4y बराबर 40।
और y बराबर कितना आ जाएगा मेरा 40/4 और ये कितना हो जाएगा मेरा 10। तो ये हो गया मेरा स्टार। और यहाँ पे y बराबर 10 मैं किसमें रखूंगा, समीकरण 3 में। y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x बराबर 10 + 3 इंटू y, और ये कितना हो गया 10 + 30 और क्या हो गया यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो जैकब की आयु अभी कितनी है, 40 साल है, और पुत्र की आयु अभी 10 साल है। तो 5 साल बाद जैकब 45 साल का होगा और पुत्र 15 साल का। और बिल्कुल 3 गुना होता है, 5 साल पहले पुत्र 5 साल का और जैकब 35 साल का, बिल्कुल 7 गुना है। तो जैकब की आयु अभी कितनी है, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हो जाएगी मेरी 40 वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु है 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी मेरी 10 वर्ष। और यही क्या हो गए हमारे उत्तर हो जाएंगे, और इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपकी प्रश्नावली 3.1 खत्म होती है। 3.1 में 2 सवाल, पहले सवाल में 6 भाग, दूसरा सवाल और तीसरे सवाल में 6 भाग थे। हमने पहले में देखा ये प्रतिस्थापन विधि पर आधारित प्रश्नावली थी। इसमें हमने देखा कि प्रश्नावली में हमें 2 समीकरण दे रखी होती हैं, उसमें हम किसी जो सबसे छोटा गुणांक होता है उस समीकरण को हम सबसे अलग कर लेते हैं, और अलग करने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में उसका मान रख देते हैं, और दूसरे समीकरण में मान रखने के बाद हमें क्या मिलता है, उस समीकरण को पहला जो चर होता है उसका मान हमें मिल जाता है, और फिर उससे क्या करते हैं, वापस दूसरी समीकरण में रख के उसका मान निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया है एक समीकरण और समीकरण नंबर 2, और समीकरण 2 समीकरणों के कारण अब क्या हो जाएगा हमारा, एक समीकरण में हमने समीकरण 3 बनाया और फिर उसको वापस दूसरे में रख दिया, और फिर हमने एक चर का मान निकाला और फिर हमने दूसरे चर का मान निकाल दिया, और यहाँ से हमारे दोनों चरों के मान आ गए। इससे हम अगर ऐसा कुछ आ जाए जो हमेशा बराबर हो तो हमेशा कैसे हल होते हैं, संपाती हल होते हैं। ऐसा कुछ आ जाए जो कभी सही नहीं हो तो क्या होते हैं, समांतर। समांतर मतलब कोई हल नहीं होगा, और अगर x और y के मान निकल आए तो इसका मतलब क्या हो गया, वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो यह आपकी प्रतिस्थापन विधि पर आधारित प्रश्नावली खत्म होती है। और अब हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि सबसे आसान मेथड है। प्रतिस्थापन और बीजगणितीय विधि के अंदर ही क्या होता है, 2 मेथड आते हैं, एक आता है प्रतिस्थापन और एक आता है विलोपन। तो आप इसे जल्दी से खत्म कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं विलोपन विधि। तो अब हम शुरू करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि बीजगणितीय विधि के अंदर 2 विधियां होती है हमारी, 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की। एक होती है प्रतिस्थापन और एक होती है विलोपन। तो हमने प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली 3.2 में पढ़ लिया, और अब हम शुरू कर रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, देखिए ग्राफीय विधि में हम दोनों समीकरणों को कैसे हल करते हैं, उनकी रेखाएं बनाते हैं और रेखाओं में जहां प्रतिच्छेद करते हैं उनको हम हल करते हैं। फिर हमने प्रतिस्थापन विधि में क्या किया, प्रतिस्थापन विधि में हम एक चर से मान निकालते हैं और उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं, फिर ताकि वो एक ही चर में समीकरण बन जाए। और अब उसमें क्या करते हैं, मान ही तो प्रतिस्थापित करते हैं। विलोपन में हम क्या करेंगे, एक चर को हटा ही देंगे और ताकि क्या हो जाए, हमारे दोनों चरों में समीकरण बन जाए। इसे एक तरह से हम कह सकते हैं तस्वीर बनानी है हमें, किसी एक चर को दूसरे भाग में उसी चर की तरह बनाना है। प्रश्न करने से हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा, जैसे प्रतिस्थापन विधि में हमने किया था। तो अब शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर दिख रहा होगा, तो उदाहरण का इसका हम क्या करते हैं, हल ज्ञात करते हैं। तो हल उदाहरण नंबर है आपका स्क्रीन पर, यहाँ पे किताब में दे रखा उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 तो आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 11 दिख रहा होगा। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति महीने 2000 रुपया बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। तो दोनों व्यक्ति क्या हैं, दोनों व्यक्तियों की जो आय का अनुपात है वो है 9:7 और दोनों के खर्चों का अनुपात है 4:3, और दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, हर महीने 2000 रुपए बचा लेते हैं। तो हमें उनकी क्या करनी है, मासिक आय ज्ञात करनी है। तो एक काम करते हैं, उन दोनों को हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, हमें आय ज्ञात करनी है। आय होती क्या है, आय में से
जो आने वाली इनकम वो आए और जो हम खर्च कर देते हैं उसको माइनस कर दें अगर, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी सेविंग्स हो जाएंगी। और सेविंग्स हमेशा यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2000 रुपए दे रखी है। तो माना आय का चर, माना आय का चर क्या हो जाएगा x, और खर्चों का चर क्या हो गया y। आय का चर हो गया मेरा x और खर्चों का चर क्या हो गया y। क्योंकि आय का अनुपात कितना है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है ना, ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी आय का अनुपात कितना हो गया 9:7। ठीक है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। ठीक है, अब आय का चर क्या है x है और अनुपात कितना है 9:7। तो उस व्यक्ति ए की आय कितनी हो जाएगी, x गुणा कर लेंगे दोनों में, तो व्यक्ति ए की आय 9 इंटू एक्स और व्यक्ति बी की आय 7 इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, खर्चों का अनुपात, तो खर्चों का अनुपात क्या है 4:3। खर्चों का अनुपात कितना है मेरा यहाँ पे 4:3। तो व्यक्ति ए का खर्च कैसे होगा, अब इसका चर क्या है व्यय, तो y क्या कर लो इसमें गुणा कर ले, तो व्यक्ति ए का खर्च बराबर 4 इंटू वाई और व्यक्ति बी का खर्च तीन इंटू वाई। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि दोनों व्यक्ति कितने रुपए बचा लेते हैं, 2000 रुपए बचा लेते हैं। दोनों व्यक्ति ₹2000 बचा लेते हैं। अगर ये दोनों, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति ए की आय में से अगर उसका खर्च निकाले तो मुझे कितना मिल जाएगा 2000 रुपए। अतः 9x माइनस 4y बराबर कितना है 2000 रुपए। और ये किसके लिए, व्यक्ति ए के लिए है, व्यक्ति ए के लिए, ए के लिए। और फिर व्यक्ति बी की आय में से अगर उसका खर्च निकालता हूं तो ये कितना मिलता है मुझे 2000 रुपए। तो व्यक्ति ये बी के लिए 7x तो उसकी आय, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा उसकी खर्चे, तो 3y बराबर ये भी कितना हो जाता है 2000 रुपए। व्यक्ति बी के लिए। अब हमें समीकरण युग्म मिल चुके हैं और दोनों समीकरण युग्म हमारे तैयार है। अब हम इसे हल करेंगे। हमारे पास ग्राफीय विधि है, ग्राफीय विधि में इसकी रेखा बनाएंगे, इसकी रेखा बनाएंगे और जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे उसके हल होंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम देखेंगे सबसे छोटा गुणांक है 3 का। अब सबसे छोटा गुणांक होने के कारण क्या करेंगे, यहाँ से 3y अलग करेंगे और y भी बिल्कुल अलग कर देंगे। तो y बराबर कुछ आ जाएगा मेरा 7x माइनस 2000/3 और फिर इस y को मैं इस y की जगह रख दूंगा और यहाँ पे मेरा पूरा समीकरण x में हो जाएगा और x का मान निकल आएगा और फिर जो समीकरण 3 बनेगी उसमें मैं रख दूंगा तो मेरा y का भी मान आ जाएगा। लेकिन इस मेथड को मैं और छोटा कर सकता हूं, जिसका मेथड का नाम है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हल कैसे करना है, हमारे पास अगर दो ही समीकरण युग्म दे रखे हो तो हमें सिर्फ गुणांक देखने, x का गुणांक 9, x का गुणांक 7, ठीक है, y का गुणांक -4 और y का गुणांक 3। हमें माइनस प्लस पे अभी ध्यान नहीं देना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो इस x को पूरे इस x की शक्ल में बना दे या इस x को इस x की शक्ल में बनाए, इस 3y को या तो इसकी शक्ल में बनाए या इसको इसकी शक्ल में बनाए, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो इन दोनों को किसी और तीसरे की शक्ल में बना दे। समझ में आई बात। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4y है,
यहाँ पे 3y है, मैं y को किसी और की, तीनों दोनों को क्या करता हूँ, किसी और की शक्ल दे देता हूँ। तो देखिए 7 पे कुछ गुणा करके 9 लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। 9 पे कुछ गुणा करके 7 को लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब ना तो 9x 7x की शक्ल में आ सकता है, नहीं 7x 9x की शक्ल में आ सकता है। ठीक है, बराबर बात। 3y को, ये 3 देखिए, 3 कभी भी गुणा होकर 4 नहीं हो सकता किसी से भी, तो इसका मतलब इसको भी 4 की शक्ल में नहीं लाया जा सकता। 4 को कुछ भी गुणा करके 3 लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता, तो ये भी एक दूसरे की शक्ल नहीं लेंगे। तो फिर एक काम करते, जब दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं ले सकते तो इन दोनों को किसी तीसरे इंसान की शक्ल दे देते हैं, और कोई तीसरे की शक्ल क्या होगी, 4 में क्या गुणा करें और 3 में क्या गुणा करें तो दोनों आ जाए। तो देखिए 4 का हम पहाड़ा लेते हैं, 4 8 12 16, 3 6 9 और 12। तो देखिए 12 में दोनों को लाया जा सकता है, 4 में 3 गुणा करूंगा मैं 12 ले आऊंगा, और 3 में 4 गुणा करूंगा तो मैं 12 ले आऊंगा। तो बस हमें मिल गया जिसकी शक्ल में लाना है। तो समीकरण 1 को मैं 3 से गुणा करूंगा, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा व समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर एक को मैं किससे गुणा कर रहा हूं, 3 से, तो यहाँ 3 इंटू, अब गुणा होगा तो दोनों पक्षों में होगा, 4 इंटू वाई, और यहाँ पे 3 इंटू 2000। तो ये क्या हो जाएगा, 27x माइनस का 3 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 12y बराबर 6000। ये तो हो गया मेरा समीकरण नंबर 3। और अब क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे, समीकरण 2 को 4 से गुणा करेंगे, तो 4 इंटू समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है मेरा 7x माइनस का 3y बराबर 2000 इंटू 4, 4 से ये भी गुणा होगा, और 4 से ये गुणा होने के कारण क्या बन जाएगा 28x माइनस का 12y बराबर 8000। अब देखिए ये समीकरण वही है, बस किसी में 4 का गुण, अगर मैं 4 से भाग लगा दूंगा तो वही समीकरण बन गई, और यहाँ 3 का भाग लगा दूंगा तो वही समीकरण बन गई। इसका मतलब कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अब हमारे काम की चीज बन चुकी है। देखिए ये 27x है, ये 28x है, कोई बात नहीं, लेकिन ये 12 है और ये भी 12 है, मतलब ये सेम शक्ल हो चुकी है। अगर प्लस माइनस कोई बार भूल जाएगी, अगर प्लस माइनस है तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे गुणांक बराबर होने चाहिए। देखिए ये 12 है और यहाँ पे भी कितना है 12 है, इसका मतलब जो बराबर हो गया उसको हटा दें। तो अब क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो एक में से हम इस 3 में से 4 को या 4 में से 3 को घटा देंगे, तो x का गुणांक बड़ा किसका है, इसका है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो समीकरण 4 से 3 को घटाने पर समीकरण 4 से 3 घटाने पे हमें क्या मिलेगा, तो 28x तो यहीं पर है, मेरा माइनस का 12y है, और यहाँ पे क्या है 8000 है बराबर में। ठीक है, यहाँ पे x के नीचे x लिखे तो क्या आ जाएगा 27x माइनस का 12y। देखिए दोनों y का गुणांक बराबर है, माइनस माइनस है, तो ये घटाने के, इसको हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6000। अब देखिए अगर ये माइनस प्लस होता तो जोड़ ही देते तो सीधे ही हट जाता, लेकिन ये तो दोनों माइनस माइनस है, और माइनस माइनस होने के कारण क्या करना पड़ेगा, हमें खुद एक माइनस करना पड़ेगा, इसलिए घटाने पर। ये प्लस का है, ऊपर वाले को भूल जाइए, ऊपर वाले को कुछ भी नहीं करना है, घटाना इसको है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर की जगह बराबर, यहाँ पे भी बराबर। अब क्या होगा, ये माइनस की जगह प्लस का, ये प्लस का है, ये माइनस का। तो देखिए माइनस का 12y प्लस का 12y कट गया, माइनस ये 28x माइनस का 27x, इधर ये 8000 में से 6000 जाएगा यहां से, तो ये कितना हो गया, x बराबर मेरा हो गया 2000, x बराबर 2000। तो अब मैं क्या रखूंगा, मेरे को y चाहिए, तो y कितना हो जाएगा मेरा, x बराबर 2000, समीकरण किसी में भी रख दीजिए, तो मैं रख देता हूं समीकरण। अब मुझे क्या निकालनी थी, आय निकालनी थी, तो मुझे y निकालना ही नहीं है, मुझे y निकालना ही नहीं, मुझे तो आय निकालनी है ना, तो व्यक्ति a की आय क्या हो जाएगी, x बराबर ही निकालना था मुझे, तो व्यक्ति a की आय
ठीक है, समीकरण में आपको क्या निकालना है, सिर्फ आय निकालनी है ना। तो आय कितनी हो जाएगी 9 इंटू 2000 और ये कितनी हो जाएगी 18,000 रुपए। और व्यक्ति बी की आय कितनी हो जाएगी 7 इंटू 2000 और ये कितनी हो जाएगी 14,000 रुपए। तो दोनों व्यक्तियों की आय कितनी हो गई 18,000 और 14,000। यही क्या हो जाएंगे आपके उत्तर हो जाएंगे। तो इसे जल्दी से लिख लीजिए। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा उदाहरण नंबर 12, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रेखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात करें। तो हमें हमारे सामने दो क्या दिख रहे हैं समीकरण युग्म दिख रहे हैं। तो अब क्या होगा हमारे समीकरण युग्म हम हल करेंगे। तो ये दिए गए समीकरण युग्म है 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7। 2x का गुणांक क्या है 2 है, यहाँ x का गुणांक कितना है 4 है। 2 को 4 में बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है अगर मैं 2 का गुणा कर दूं इस 2 में। ठीक है, यहाँ पे अब हमें बाकी देखना ही नहीं है। अगर एक को हम दूसरे के रूप में बना पा रहे हैं इसका मतलब हमें बाकी देखना ही नहीं है। तो हम समीकरण 1 में क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 समीकरण का नहीं 2 का गुणा करने पर, और गुणा करने पे मुझे क्या मिलेगा, गुणा करने पे हमें मिलेगा 2 इंटू 2x प्लस 4y 2x प्लस 3y बराबर 2 इंटू 8। क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x 4x 2 इंटू 3y 6y बराबर 16। और ये क्या हो जाएगा, अब देखिए पहला समीकरण युग्म इसमें बन गया और दूसरे को हमें बदलना ही नहीं था, दूसरे से हमने तो दूसरे के बराबर ही करना था। तो अतः समीकरण युग्म अब क्या बन जाएगा, समीकरण युग्म क्या हो जाएगा मेरा 4x प्लस 6y बराबर 16। ये मेरा समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। और ये 2 वापस लिख लीजिए क्योंकि 2 ही तो रह गया था, 2 को हमने कुछ करा ही नहीं, 2 को छेड़ा ही नहीं जरा भी, तो 2 का ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए ये 2x था ये 4x था, इस 2x को हमने 4x में बदल दिया तो हमारा 4x प्लस 6y बराबर 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर हो गए, बाकी को देखना ही नहीं हमें, ये दोनों बराबर हो गए। तो अब इसमें कितना है प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है, तो हटाने के लिए क्या करूंगा 1 को माइनस कर दूंगा। तो 3 में से 2 को घटाने पर, तो 3 से समीकरण 2 घटाने पर, और समीकरण 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 16 और यहाँ पे 4x प्लस 6y बराबर 7। अब घटा देंगे तो नीचे वाला घटाना है तो क्या आएगा, ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस और ये भी माइनस, क्या हो जाएगा ये बराबर का बराबर, 4x से 4x कट जाएगा 0, 6y से माइनस का 6y ये भी कट गया ये भी 0, और 16 में से 7 जाएगा तो 9, तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर 9। और ये तो कभी सत्य नहीं होता, जो सदैव असत्य है, जो सदैव क्या है असत्य है। और असत्य क्यों आया ये, अब असत्य होने का जब विस्थापन विधि में प्रतिस्थापन विधि में असत्य आता था क्या आता था हमारे, ये कोई हल नहीं होता था। और यहाँ पे भी देखिए हमको हल करने की कोशिश की तो हमें कुछ ऐसा मिला जो होना नहीं चाहिए था। अतः समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है। और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 बराबर 9 कैसे आया, ये इसलिए आया क्योंकि हमने इन दोनों को बराबर करने की कोशिश की और इनका हल निकालने की कोशिश की। अगर हल निकालने की कोशिश नहीं करते जैसा आता ही नहीं, और हल निकालने की कोशिश करी और अगर ऐसा आ गया है इसका मतलब क्या हुआ, कोई हल नहीं है तभी तो ऐसा आया है। इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई भी हल विद्यमान नहीं है। तो लिख लीजिए, फिर हम अगला उदाहरण करते हैं। आपकी स्क्रीन पर होगा उदाहरण नंबर 13, 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग क्या है 66 है। मतलब कोई भी संख्या ले रहा हूं 2 अंकों की, उसको अगर मैं पलट देता हूं
जैसे मान लीजिए 31 है उसको मैं 13 बना देता हूँ, 24 है उसका 42 बना देता हूँ, 38 है उसका 83 बना देता हूँ। तो अगर उसको उलट देता हूं तो वो संख्याओं का योग होता है 66 और उनके अंकों का अंतर है 2। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्याएं कितनी होंगी। तो लिख देते हैं, हम जल्दी से उत्तर करते हैं इसका। तो देखिए पहले तो 2 अंकों की संख्या देखते हैं कौन कौन सी हो सकती है। तो देखिए एक तो होता है 38, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 10 प्लस 8, ठीक है। फिर 43 एक संख्या होती है, कोई भी 2 अंकों की बहुत सारी संख्या होती है, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 10 प्लस 3, ठीक है। फिर थोड़ा सा सही लिख देते हैं इसको, 10 इंटू 3 प्लस का 8, फिर ये 10 इंटू 4 प्लस का 3, फिर मेरे पास एक संख्या कोई भी लीजिए 97, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ 10 इंटू 9 प्लस का 7, ये इसको भी अलग इंक से लिख देते हैं ताकि समझ में आए। और भी कोई संख्या हो आपके साथ में 15 को मैं ऐसे लिखता हूँ 10 इंटू 1 प्लस का 5। तो एक चीज मैं देख पा रहा हूं हमेशा से कि ये जो संख्याएं है मेरी, जो दहाई के अंक पे वो ये रहे सब, और जो इकाई के अंक पे वो सब ये रहे। तो इसका मतलब कोई भी संख्या 10 गुणा करूंगा दहाई वाले अंक में और उसमें इकाई का अंक जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, वो 2 अंकों की संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब कोई भी संख्या होगी, मैं एक मान लेता हूं दहाई का अंक में मान लेता हूं x और इकाई का मान लू अगर मैं y, तो मेरी कोई भी संख्या किस तरह की होगी, 10x प्लस y तरह की होगी। अगर मैं दहाई का अंक ये बदलते रहे, देखिए 10 से बराबर है, दहाई का अंक बदला और इकाई का अंक बदला, देखिए ये 38, ये 43, ये 97 और ये 15, ऐसे ही बदलते जाएंगे। तो दहाई का अंक जो होगा वो 10 से गुणा होगा और उसमें इकाई का अंक जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10x प्लस वाई। तो ये तो मेरी संख्या, कोई भी 2 अंकों की संख्या ऐसे। अब उलटने पर कहानी क्या बनती है, उलटने पर तो क्या आ गया, ये हो गया 83, ये हो गया 34, ये हो गया 79 और ये हो गया 51। चलिए इसको कैसे लिखते हैं हम, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए 10 इंटू 8 प्लस का 3, फिर क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस का 4, 10 इंटू 7 प्लस का 9, 10 इंटू 5 प्लस का 1। तो देखिए जो पहले इकाई में था वो दहाई में आ चुका है, जो पहले दहाई में था वो इकाई में आ चुका है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी 10, जो पहले y था वो अब इधर आ चुका है, ये x। तो उलटने पर संख्या 10x से इस तरह की बन जाएगी। तो बस यही होगा। तो माना इकाई दहाई का अंक कितना हो जाएगा x और इकाई का अंक कितना हो जाएगा मेरा y हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, अतः संख्या क्या हो जाएगी मेरी संख्या 10x प्लस y। एक तो ये हो गया। उलटने पर संख्या, उलटने पर संख्या क्या हो जाएगी मेरी, तो ये पलट जाएगी तो 10y प्लस x। प्रश्न में क्या दे रखा है, इन दोनों उलटने पर और सीधी संख्या दोनों का योग कितना है 66 है प्रश्नानुसार। क्या दे रखा है 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर कितना हो गया मेरा 66 हो गया। तो अब हम जोड़ लेंगे, ये 10x और उसमें 1x जुड़ जाएगा और ये y और उसमें 10y भी जुड़ जाएगा और ये कितना हो गया 66। तो 11x प्लस 11y बराबर 66 हो जाएगा। और यहां से क्या मिल जाएगा मुझे 11, दोनों में कॉमन आ जाएगा तो 11 बाहर ले लूंगा मैं, 11 बाहर, तो ये अंदर क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 66 और 11 का यहाँ पे भाग लगा दूंगा मैं, तो 66 बटे
11 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 6। तो समीकरण क्या बन गई हमारी, x प्लस वाई बराबर 6। पहली समीकरण हमारी बन चुकी है x प्लस वाई बराबर 6। देखिए इसको आगे ले जाके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए 11 11 छात्र, मुझे पता है कि 11 का भाग लगाने पे ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा, तो जितने गुणांक छोटे कर दिए जाए उतना ही हमारा फायदा रहेगा। तो ये गुणांक छोटे करने पे समीकरण छोटी हो गई, x प्लस वाई बराबर 6। दूसरा भाग कहता है कि दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर क्या है। संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो क्या लिख रखा है, संख्या के अब यहां पे मामला गड़बड़ाता है, क्योंकि अब ये देखो दहाई के अंक से इकाई का अंक बड़ा भी हो सकता है और इकाई का अंक दहाई के अंक से छोटा भी हो सकता है। तो हमें ये नहीं पता कि दहाई के अंक से इकाई का अंक छोटा है या बड़ा है, तो इसमें दो केस बनेंगे। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएं तो 2 हो जाए, या इकाई के अंक से दहाई का। तो यहाँ से या तो x माइनस वाई बराबर 2 है, या y माइनस एक्स बराबर 2 है। अब यहाँ पे ये सवाल दो भागों में बढ़ जाता है, तो यहाँ से ये लंबी लाइन और ये दो भागों में बढ़ चुका है। तो इस समीकरण युग्म पहले इस वाले को करते हैं, तो समीकरण युग्म क्या हो गए हमारे, क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 था। ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये वैसे ही है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, और ज्यादा बढ़िया। अगर दोनों, अगर 1 और 1 -1 है, इसका मतलब जोड़ने पे ही कट जाएगा ये। तो अगर इन दोनों को जोड़ दूं मैं साथ में, तो y से माइनस का y तो उड़ जाएगा सीधा ही। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों समीकरण 1 और 2 को देखिए, y खुद अपने माइनस की शक्ल लेके बैठा हुआ है, तो हम x को क्यों हटाएं। जब एक दूसरा हटने को तैयार बैठा है तो x को क्यों हटाएं हम लोग, जबकि अगर यहाँ माइनस करूंगा तो क्या होगा, x में से x हट जाएगा और ये y जुड़ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, x ये 6 था, ये 2 था। अब जोड़ना ही है सीधा, जोड़ते ही क्या होगा, ये प्लस का ये प्लस का दिया जाएगा, 2x बराबर, और यहाँ पे 8, और ये तो कट ही जाएगा, तो 2x बराबर 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 8/2 यानी कि 4। ये अगर ये है तो तब y बराबर, तब कैसे हो जाएगा, तब x प्लस 4 बराबर 6 से क्या हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर 6 से क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4 प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। ठीक है, अतः संख्या क्या हो जाएगी मेरी, 10x प्लस वाई, यही संख्या थी मेरी, और क्या हो जाएगी ये 10 इंटू 4 प्लस का y, यानी कि 40 प्लस 2, यानी कि कितनी हो जाएगी 42। तो एक तो संख्या हो गई, पहली संख्या हो गई मेरी 42, कितनी हो जाएगी 42। अब अगर मान लीजिए ऐसा ना हो कि ऐसा हो, तो कि इकाई के अंक बड़ा हो और दहाई का अंक छोटा हो, जैसे ऐसा भी हो सकता है 35, तो इकाई का अंक बड़ा है और दहाई का अंक छोटा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, समीकरण युग्म क्या बन जाएंगे, यहाँ पे समीकरण युग्म बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 2 और y माइनस एक्स बराबर 2। एक मिनट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर 2। इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, x वाले को आगे, तो माइनस एक्स प्लस का y बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर कितना है, 6 है। अब देखिए y के गुणांक तो बराबर है, लेकिन x का गुणांक 1 है और यहाँ पे -1 है, ये भी कटने को तैयार है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 और 2, देखिए ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये समीकरण युग्म नंबर 3 ले लीजिए इसको। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये हो गया मेरा x प्लस वाई बराबर 6 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। क्या हो जाएगा, यहाँ से x से माइनस एक्स कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर, और यहाँ पे ये
2 6 प्लस 2 यानी कि 8, तो y बराबर 8/2, तो ये कितना हो गया 4। तो तब x प्लस वाई बराबर 6 से x प्लस 4 बराबर 6, तो यहाँ पे x बराबर 2 आ जाएगा। 6 माइनस 4, अतः संख्या क्या हो जाएगी, संख्या मेरी हो जाएगी इसमें, इस वाले केस में संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, और x बराबर कितना है यहाँ पे 2 है, तो 10 इंटू 2 प्लस का 4, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 4 कितना हो गया 24। तो एक संख्या क्या हो गई 24। तो ऐसी दो संख्याएं विद्यमान है, ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी, 42 और 24, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि के बाकी बचे हुए सवाल और विलोपन विधि से आधारित सभी उदाहरण कर लिए। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, एक चर से मान दूसरे चर में रखते हैं और फिर उसको हल करके एक चर का मान निकाल लेते हैं। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक चर को उसी के दूसरे समीकरण युक्त के उसी चर को क्या करते हैं उसी रूप में ढाल लेते हैं। अगर वो नहीं ढले हैं तो दोनों को किसी और तीसरे रूप में हम बना लेते हैं। अगर प्लस माइनस का पेयर मिल जाए, जैसे इसमें मिला तो हम जोड़ देंगे, और बराबर मिल जाता जैसे यह 2y हो जाता तो इसको इसमें से घटा देते, और फिर हम क्या करते हैं एक वेरिएबल हटा के या एक चर हटा के दूसरे का मान हम निकाल लेते हैं और फिर हल कर लेते हैं। तो ये आपके उदाहरण समाप्त होते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए और आराम से रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।